नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल फ्रेश नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बिल्कुल आसान सा प्यारा सा चैप्टर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। हालांकि इसके बारे में हम अपनी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ वो सारा बेसिक डिस्कस करने वाले हैं जो आप अपनी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। अगर आप आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ लेंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर को समझने में और करने में आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। ठीक है जी। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है रेखाएं और कोण। रेखाओं को इंग्लिश में लाइंस कहते हैं और कोण को एंगल्स कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम होता है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है जी। इसके बीच में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, उसका नाम है बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। अब ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु क्या चीज होती है? बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह, एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह। जो बिंदु होता है वो एक सूक्ष्म चिन्ह होता है जिसका कोई माप नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई माप नहीं होता। कहने का मतलब ना तो इसकी लंबाई होती है ना ही इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है जी। बिंदु को दिखाते कैसे हैं आपको मालूम है, इस तरीके से। ये जो नोटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास किसका होता है? बिंदु का। तो हमारे पास पेपर में कई बार 1 नंबर का सवाल ये भी पूछ लेते हैं, बिंदु क्या होता है? तो आप लिखेंगे बिंदु एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु जो है वो एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। कहने का मतलब एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह जिसका कोई भी माप नहीं होता। तो हम एक डॉट बना देते हैं और उसको कहते हैं ये वाली चीज हमारे पास क्या है? बिंदु है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है उसका नाम है रेखा। ये जो रेखा है, रेखा क्या होती है? हमने कोई भी 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दूं, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दूं, मिलाने के बाद इस चीज को हम लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस वाली चीज को हम लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रेखा। ठीक है जी। तो आप लिखेंगे एक रेखा 2 बिंदुओं को, एक रेखा 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनती है। एक रेखा 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनती है। अरे भी ठीक है ना। जो एक रेखा होती है वो 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनती है, जिन्हें दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अरे ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब सवाल आएंगे तो सवाल के बीच में आपसे कहेगा एक रेखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए रेखा का मतलब क्या है। किसी भी 2 बिंदुओं को अगर मैं आपस में मिला दूं तो उससे एक रेखा बनती है। उसे हम इस वाली दिशा में भी और इस वाली दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है? रेखा। इस रेखा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ये लाइन होती है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है उसका जो नाम होता है वो होता है रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको लिख लेना, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखा का मतलब जो हमने अभी आपको बताया, खंड का मतलब हिस्सा। ठीक है। तो आपसे क्या कहता है? हमने 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। ये वाली रेखा यहां से शुरू हुई और उस बिंदु पे जाके खत्म हो गई।
कहने का मतलब ना तो मैं इसको इधर बढ़ा सकता, ना तो मैं इसको इधर बढ़ा सकता। तो कहने का मतलब है ये भी इसका अंत बिंदु है और ये भी जो है वो इसका अंत बिंदु है। तो कहने का मतलब रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आप ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले लो, ट्यूबलाइट में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाते हैं, ऐसा नहीं ट्यूबलाइट को आगे खींच सकते, ट्यूबलाइट तो आगे तो नहीं खींच सकते। तो जो ट्यूबलाइट हमारे पास है वो एक रेखाखंड का उदाहरण है। अब चौक को ले लो, इस चौक के बीच में एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, ये आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इन दोनों को आपस में मिला दो तो क्या बनेगा, एक रेखाखंड मिलेगा, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे, रेखा का ऐसा भाग, रेखा का ऐसा भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा का ऐसा भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा का एक ऐसा भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, जो रेखाखंड होता है वो भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। ठीक है, यह भी लिख लेना, यह भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है, यह भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। अरे भी ठीक है, तो रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क है, रेखा को दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन रेखाखंड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखाखंड इस रेखा का हिस्सा होता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारे पास तीसरी चीज जो हम पूरे के पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, उस चीज का जो नाम है वो है किरण। किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, रे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें, तो ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब ये जो किरण है ये क्या होती है, आपसे कहता है रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसके बीच में सिर्फ एक अंत बिंदु होता है उसे हम किरण कहते हैं। जैसे देखिए, हमने आपके सामने ऐसा लिखा, ए यहां पे इसका अंत बिंदु ये है, ये यहां तक गया, ये पी था, ये क्यू था, इसको इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इस दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। अब आपको क्या जरूरी है कि सिर्फ यही होगा, नहीं, ऐसे भी हो सकता है। आप इसको ऐसे लिख लो, ये बिंदु Q है, इसको फिक्स कर दो, है ना, ये बिंदु P है, ये P बिंदु को हम इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब रेखा का एक ऐसा भाग जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रेखा का ऐसा भाग, रेखा का ऐसा भाग जिसमें, रेखा का ऐसा भाग जिसमें केवल एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे किरण कहा जाता है, उसे किरण कहा जाता है। क्योंकि जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसके बीच में तीनों चीजें आएंगी, कभी आपसे बिंदु बोलेगा, कभी आपसे रेखा बोलेगा, कभी आपसे किरण बोलेगा, है ना, कभी रेखाखंड बोलेगा। तो सबसे पहली चीज हमने आपको समझाई बिंदु। बिंदु का मतलब है एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह जिसकी ना तो कोई लंबाई है ना तो कोई चौड़ाई है, कहने का मतलब है कोई माप ही नहीं है, बस एक डॉट लगा देते हैं, इसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक है जी, फिर हमने आपको अगली चीज पढ़ाई रेखा। रेखा में हमने आपको बताया किसी भी दो बिंदुओं को आपस में मिला दो तो रेखा बन जाती है, दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास अगली चीज आती है रेखाखंड, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको रेखाखंड कहते हैं, यह भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। तीसरी चीज है किरण, रेखा का ऐसा भाग जिसमें केवल एक अंत बिंदु होता है उसको हम किरण कहते हैं। ठीक है, जब रेखा को दिखाया जाता है तो रेखा को दिखाने का तरीका यह है, ऐसे करके,
भाई P से Q जा सकते हैं और Q से P, ये दोनों तीर के निशान बनाने का मतलब है P वाली दिशा में भी आगे बढ़ाया जा सकता है और Q के ऊपर निशान लगाने का मतलब है Q वाली दिशा में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जब हम लोग रेखाखंड की बात करते हैं तो रेखाखंड को हम लोग सिंपल ऐसे दिखाते हैं, ए ऐसे करके, ऐसे बना दो इसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है, रेखाखंड का सिंबल होता है। फिर जब किरण की बात करते हैं तो किरण में हम ऐसे लिखते हैं, ये P Q है, तो P से Q की तरफ, इसका मतलब Q दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब ये एक ऐसी किरण है जिसका Q तो अंत बिंदु है और उसको P दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर जो P Q है इसको रेखाखंड और किरण तीनों को इससे दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है आपको ये वाले सिंबल इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपकी बुक में PQ को रेखाखंड और किरण के रूप में दर्शाया जाता है। वैसे एक्चुअल में जो इसका सिंबल होता है वो ये होता है, रेखा है तो तीर का निशान Q के ऊपर है तो Q की तरफ बढ़ा सकते हैं, P की तरफ है तो P की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है रेखाखंड PQ, तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते। रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ दो ही अंत बिंदु है, एक P है और एक Q है। फिर हमने किरण देखा, किरण में सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, जिस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर तीर का निशान आएगा। लेकिन ये तीनों सिंबल हमें इस चैप्टर में इस्तेमाल नहीं करने हैं क्योंकि हमारे पूरी किताब के अंदर रेखाखंड और किरण दोनों को PQ से दर्शाया गया है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जिसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं सरेख बिंदु, है ना। ये सरेख बिंदु क्या होता है, आपसे कहते हैं तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो एक रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें हम सरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है जी, तीन बिंदु हैं, एक बिंदु हमारे पास ये है P, एक बिंदु हमारे पास है Q और एक बिंदु हमारे पास है R। तो कहने का मतलब तीन या तीन से अधिक वो सारे बिंदु जो एक ही रेखा के ऊपर स्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, सरेख बिंदु। तो हम यहां से कह सकते हैं PQR, ये जो PQR है, PQR हमारे पास क्या है, सरेख बिंदु है, तीनों एक ही रेखा के ऊपर है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास है असरेख। ए का मतलब नहीं और सरेख का मतलब रेखा के ऊपर। कहने का मतलब अगर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक रेखा के ऊपर नहीं आते तो हम उनको क्या बोलते हैं, असरेख बिंदु। जैसे आपको ये बोलता है, देखो ये एक रेखा हमारे पास है, हमने इस बिंदु का नाम दिया P, इस बिंदु का नाम दिया Q और एक बिंदु हमारे पास ये R है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो PQR तीनों के तीनों एक ही रेखा पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, असरेख बिंदु। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, तीन या तीन से अधिक वे बिंदु, तीन या तीन से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते। ठीक है, तीन या तीन से अधिक वो सारे बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित नहीं होते उन्हें असरेख बिंदु, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम असरेख बिंदु कहते हैं। वो हमारे पास असरेख बिंदु होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो PQR क्या है, PQR असरेख बिंदु है। जो PQR हमारे पास है वो असरेख बिंदु है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तीन या तीन से वो ज्यादा बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित है वो सरेख है,
जो एक ही रेखा पे स्थित नहीं है वो असरेख है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक रेखा हमारे पास ये है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी का, और एक रेखा हमारे पास ये है, इसको मैंने नाम दे दिया सी का और डी का। तो ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, है ना। ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु का जो नाम है वो है उभयनिष्ठ बिंदु। उसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। कहने का मतलब दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे मिलती हैं, जिनके बीच में सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या आप कह सकते हैं एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे, वो बिंदु कौन सा होता है? उस बिंदु का जो नाम है, उस बिंदु का नाम है उभयनिष्ठ बिंदु। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं, उन्हें जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, एक बिंदु पे मिलती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जो बिंदु, जिस बिंदु पे वो काटेंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। ठीक है जी, जैसे मान लो दो सड़कें बिल्कुल समांतर चल रही हैं, एक दूसरे को कहीं मिलती नहीं है। कहने का मतलब ऐसे है, एक रेखा तो ये है और दूसरी रेखा ये है, ये P और ये Q है, ये R है और ये क्या है? S है। तो आप क्या लिखोगे? ऐसी दो सीधी रेखाएं, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो कभी भी नहीं मिलती, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो कभी भी नहीं मिलती, उन्हें, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी दो सीधी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, जिसके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं होगा, उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दिखाते कैसे? ऐसे, ये PQ है, ये सिंबल होता है समांतर का, और जिसके समांतर है उसको यहां लिख देते हैं। तो PQ RS के समांतर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जैसे आप दरवाजा देख लो, दरवाजे की जो चौखट होती है उसके अंदर सीधी दो लाइनें होती है, बिल्कुल, वो कभी मिलती थोड़ी ना है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो चार चीजें हमने आपको पढ़ाई। सरेख बिंदु जो एक ही रेखा पे है, असरेख बिंदु जो एक ही रेखा पे नहीं होते हैं, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। लास्ट में हमारे पास आते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। वे सीधी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। दो डंडे लगा देते हैं बीच में, ये इसका सिंबल है। ठीक है, समांतर रेखाओं में जो दूरी होती है वो हमेशा हर जगह समान होती है। अरे भाई ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पे समान होती है। तो आप इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, अब उसके साथ लिख लेना, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, सदैव समान रहती है। भाई दूरी समान रहेगी तभी तो नहीं मिलेंगे।
अगर दूरी कम हो जाएगी तो मिल जाएंगे जाके। तो ऐसी सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसको कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कोणों के ऊपर। जिसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोण। कोण का मतलब क्या होता है, कैसे ये बनता है। आपसे कहते हैं कोई भी दो किरणें, जैसे एक किरण ये है, बिंदु O से शुरू होती है, एक दूसरी किरण और है जो सेम बिंदु से शुरू होती है। इस किरण का नाम है OA, इस किरण का नाम है OB, और इसके बीच में जो चीज बनती है उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो कोई भी कोण तब बनता है जब भी दो किरणें एक बिंदु से आरंभ होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जब भी दो किरणें एक बिंदु से आरंभ होती हैं। ठीक है, जब भी कोई दो किरणें एक बिंदु से आरंभ होती हैं, जब भी कोई दो किरणें एक बिंदु से क्या होती हैं, आरंभ होती हैं, तब कोण बनता है। ठीक है जी, जो तब है वो क्या बनता है, कोण बनता है। आपको मालूम है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, 15 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, कोण को सदैव डिग्री में मापा जाता है। अरे भाई ठीक है, जो कोण होता है कोण को सदैव डिग्री के अंदर मापा जाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखो, कोण के दो, ये जो दो किरणें मिलके कोण बनाती है, इसको हम लोग इसकी भुजाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, भुजाएं। और जो ये O बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको हम लोग कोण का क्या कहते हैं, शीर्ष, या फिर आप लिख सकते हो शीर्ष बिंदु। ये इनका शीर्ष बिंदु है। ठीक है, जो दो रेखाएं, जो दो किरणें मिलके कोण को बनाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजाएं। तो OA OB दोनों की दोनों क्या है, भुजाएं। इसको हम लोग इस कोण की क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं। ये कोण की भुजाएं हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब कोण तीन चीजों से मिलकर बनता है, दो भुजाओं से और एक उभयनिष्ठ बिंदु से। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्यार से वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, VERTEX, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब है जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे आने वाली सारी कहानी इसी पे डिपेंड करती है। कोण जिस पे भी बनता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। कोण जिस भी बिंदु पे बनता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। देखो, कोण किस पे बन रहा है, O पे। तो जब मैं इस कोण का नाम लिखूंगा, इस कोण का नाम आएगा कोण A, बीच में O, और फिर क्या लिखेंगे, B। ऐसा नहीं लिखना है तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि कोण जिस पे भी बन रहा है उसको बीच में लिखना है। पूरे चैप्टर में खेल सिर्फ इसी का है, BOA। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BOA। तो कहने का मतलब है कोण जिस भी बिंदु पे बनेगा उसको बीच में रखना है पक्का। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने आपसे बोला ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C, और आपसे पूछा गया इस वाले कोण का नाम लिख के दिखाओ। तो हम बहुत आसानी से इस वाले कोण का नाम लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना, जिस पे कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहां से शुरू कर देते हैं। बोलो क्या लिखोगे, कोण ACB, ACB जिस पे बन रहा है उसको बीच में। फिर आप कहते हो नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो B से शुरू करूंगा। कहीं मर्जी से शुरू कर लो, बस जिस पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखना। जैसे मैंने यहां से लिखा BCA, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और ये बिंदु लिख दिया P। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा ये बताओ इस वाले कोण का नाम क्या आएगा, जो बाहर वाला कोण है। तो बाहर वाले कोण का नाम लिख सकते हैं। कहां से शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, A, C और P, या फिर क्या लिखेंगे, P, C और A। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कोण ACP, या फिर हमारे पास क्या आएगा, PCA। बस ध्यान रखना
जिस पे बन रहा है उसको बीच में लिखना है। चलो और लेते हैं, मान लो हमने कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये बना दिया, ठीक है, कोई भी डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी ई, और मैंने इसको नाम दे दिया एफ का, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भाई जी ये बताओ इस वाले कोण का नाम क्या है, तो आप इस वाले कोण का नाम लिख सकते हो। एक बिंदु से शुरू करना है और ये ध्यान रखना जिस पे बन रहा है इसको बीच में लिखना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस कोण का नाम लिख के दिखा, तो फटाफट लिख सकते हो, बोलो क्या लिखोगे, बी डी सी, तो हम इसको लिखेंगे कोण बी डी सी। अरे भाई ठीक है, कहते नहीं जी बी से नहीं शुरू करूंगा, मैं तो सी से करूंगा, कर ले भाई सी से कर ले, तो आप इसको लिख सकते हो कोण सी डी, और क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने आपसे बोला भी ऐसा करो, इसका नाम बताओ, इसका नाम, तो जिस त्रिभुज में है वहां से शुरू कर दो। कौन सी त्रिभुज में दिख रहा है, ई, यहां से शुरू करेंगे तो क्या लिखोगे, ई, कोण किस पे बन रहा है, एफ पे, इसको लिखेंगे ए, या फिर आप क्या लिखोगे, कोण ए एफ और साथ में क्या आएगा, ई। बस कोण को आपको अच्छे से समझना है और समझना है कि कौन से बिंदु पर बन रहा है, जिस भी बिंदु पे बन रहा है उसको हम लोगों को बीच में रख लेना है, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए, फटाफट आगे चलते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कोणों के प्रकार। जो कोण है वो कितनी तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारी तरह के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं और हमें आने चाहिए, इस चैप्टर में इस्तेमाल भी होंगे, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका माप, ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से कम होता है उन्हें न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे कोण 90 से छोटे, ठीक है। और जब न्यून कोण को बनाया जाता है तो न्यून कोण देखने में ऐसा लगता है। अगर मान लो मैं सीधी रेखा बना दूं तो 90 की होगी, और जो ये वाला कोण है वो 90 से कम है, इसको ओ ए मान लो, इसको ओ बी मान लो, ठीक है, ये दो किरणें हैं। तो ये वाला जो कोण है, मान लो मैंने इसको एस का नाम दे दिया, तो आप लिख सकते हो एस एक न्यून कोण है। और नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कोण ए ओ बी, जो कि एस के बराबर है, एक क्या है, बोलो भी क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। ऐसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है जी। आगे चलते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसका माप 90 डिग्री होता है, ठीक है। जिसका माप 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं। बनता कैसे, ऐसे, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ऐसे ही ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ठीक है, किरणें हैं, सॉरी, इसको हमने नाम दिया ओ ए का, इसको हमने नाम दिया ओ बी का। ये सिंबल होता है, अगर मान लो मैं कहीं पे इस कोण का सिंबल बनाता हूं तो इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हमने आपको नाम लिखना सिखाया था, तो आप कैसे लिखोगे, ए ओ बी, क्योंकि ओ पे बन रहा है। अगर मैं बी से शुरू करूंगा तो आप लिखोगे बी ओ ए, तो वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो समकोण जैसे आपके पास एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के हमेशा लंब होता है ना, चाहे समकोण लिख दो। अगर मैं कहीं पे लंब लिख दूंगा तो लंब का मतलब भी होता है कि इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है। उसके बाद हमारे पास है अधिक कोण, कहते हैं जिनका माप 90 डिग्री से अधिक होता है, जिनका माप 90 डिग्री से अधिक होता है तथा 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जिनका माप 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 110 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अधिक कोण है। बनाते कैसे हैं, मान लो एक किरण हमारे पास ये है ओ ए, ठीक है, यहां तक होता है 90,
आप इस किरण को एक इधर ले आओ, ऐसे है ना, थोड़ा सा फैला हुआ होगा। अगर बिल्कुल सीधा होगा तो 90 आ जाएगा, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो आप इसको नाम दे दो किसका, टी का। तो आप बोल सकते हो जो कोण AOB है वो टी के बराबर है और अधिक कोण है। तो मैंने आपको 3 कोण समझाए, न्यून कोण जो 90 से छोटा होता है, सम कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। लिखने का तरीका देखो, ये अगर मेरे पास बिल्कुल समकोण है तो ये वाला कोण इससे कम है तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यून कोण है। ये इसके बराबर है तो समकोण है। ये 90 से ज्यादा है, थोड़ा इधर झुका हुआ है, तो कैसा है, अधिक कोण है। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलते बेटा, देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ऋजु कोण या सरल कोण। आपसे कहता है एक रेखा पर बनने वाला ऐसा कोण, एक रेखा पर बनने वाला ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला कोण, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया किसका, Z का, हम दे सकते हैं। तो जो Z हमारे पास है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इस वाले कोण को हम लोग या तो ऋजु कोण कहते हैं या फिर सरल कोण कहते हैं। ठीक है, ऋजु कोण बोलते हैं और या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, या फिर हम लोग उसको सरल कोण बनते हैं। एक रेखा पे जो कोण बन रहा है उसका माप कितना है, 180 डिग्री है, तो उसको हम लोग या तो ऋजु कोण बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, आसान सी चीज है यार, क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। आपसे कहते हैं मान लो हमारे पास कोई भी 2 किरणें हैं, ए ऐसे करके, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो x डिग्री का है, x डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ऐसा आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 डिग्री होता है। ये वाला जो कोण बचा, ये वाला जो कोण बचा, ये कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री और माइनस का x। अरे भाई ठीक है, तो इस वाले कोण का प्रतिवर्ती कोण कौन है, 360 डिग्री माइनस का x है। जो भी कोण हमें दे रखा है, जो भी कोण हमें दे रखा है उसमें क्या करना होता है, 360 में से उसको घटा दो तो हमारे पास क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, कोण AOB x डिग्री के बराबर है, तो उसका जो प्रतिवर्ती कोण आएगा वो प्रतिवर्ती कोण बराबर आएगा 360 डिग्री और माइनस का x। ठीक है भाई, अगर ये वाला कोण x डिग्री का है, एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 डिग्री होता है। अगर ये x है, पूरा 360 है, तो ये ऊपर वाला कितना बचा, 360 माइनस x, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, जो प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है, जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जो भी प्रतिवर्ती कोण है वो प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। क्यों भाई, अधिक कोण कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर 180 डिग्री हो गया तो 360 में से 180 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अरे है कि नहीं है, अरे सही है। और कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 360 में से 0 घटाएंगे 360, तो ज्यादा से ज्यादा 360, कम से कम 180। अरे भाई ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण का जो माप होता है वो हमेशा 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है जी, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे आपसे क्या कहता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। तो हमें समझना है कि पूरक कोण का मतलब क्या है, समपूरक कोण का मतलब क्या है। आपसे कहता है ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनके मापों को जोड़ने से 90 डिग्री प्राप्त होता है।
उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। भाई ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आंसर आ जाए वो क्या है, पूरक कोण है। बहुत सारे उदाहरण है, जितने मर्जी ढूंढ लो, है ना। जैसे हमने आपसे बोला 30 डिग्री कोमा 60 डिग्री। अब आप 30 में 60 को जोड़ के देखो, जब हम 30 में 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसलिए 90 डिग्री हमारे पास क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, मान लो हमने, ये तो है उदाहरण नंबर 1। दूसरा उदाहरण लिया, मैंने बोला एक कोण ले लो 40 डिग्री का, एक कोण ले लो 50 डिग्री का। अब 40 डिग्री में 50 डिग्री को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा, उसको भी क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। मान लो मैंने आपसे कहा एक कोण 45 का ले लो और दूसरे वाला कोण भी 45 का ले लो, तो 45 में 45 को जोड़ेंगे फिर से 90 आएगा, तो वो भी क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से 90 डिग्री आता है उसको पूरक कोण कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संपूरक, संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग, जिनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। अरे भाई ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से 180 डिग्री प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा 30 डिग्री कोमा 150 डिग्री। आप खुद देख सकते हो 30 में अगर मैं 150 को जोड़ूंगा तो आपको मालूम है 180 आएगा, तो 30 में 50 को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा, जिसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। ऐसे नहीं करते तो ये लिख लो 60 और 120 डिग्री जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। हमने आपसे बोला 135 डिग्री और 45 डिग्री, जब हम इनको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। 90 डिग्री और 90 डिग्री इनको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पूरक का मतलब जिन कोणों का योग 90 डिग्री है वो पूरक कोण कहलाते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जिसका नाम है आसन कोण, जिनको हम इंग्लिश में प्यार से कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अरे भाई ठीक है, ध्यान से सुनना फिर डेफिनेशन लिखेंगे। हमने दो किरणें लिया और दो की दो किरण जो है वो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होके जाती हैं, तो हमने आपको सिखाया था उससे एक कोण बनता है ना। कोण तो हमेशा तभी बनता है जब कोई भी दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाती है। इसी उभयनिष्ठ बिंदु से हमने एक किरण और निकाल दी ऐसे करके। अरे भाई ठीक है, तो उससे एक कोण और बन गया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है इसको मैंने x का नाम दे दिया, इसको मैंने y का नाम दे दिया। ये जो x और y है ये दोनों के दोनों आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। कहने का मतलब ऐसे दो कोण जिसके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिस उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। वो शीर्ष है। ठीक है, उसके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं, और साथ में एक उभयनिष्ठ भुजा है। अरे भाई ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ऐसे दो कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। बाकी की दो भुजाएं जो हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती है ना। ये इधर है तो इसके डायरेक्शन इधर है, इसके डायरेक्शन इधर है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनमें, ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष बिंदु, जिनमें शीर्ष बिंदु, जिनमें शीर्ष बिंदु और एक भुजा, जिनमें शीर्ष बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। अरे भाई ठीक है, जिनके अंदर शीर्ष बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आसन कोण कहते हैं। अरे भाई ठीक है, ये वाले जो कोण हमारे पास होंगे, इन वाले कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन वाले कोणों को हम लोग आसन कोण बोलेंगे। तो ये आसन कोण है। तो हमारे पास दो आसन कोण है, एक तो x है, एक y है। आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। x का नाम बोलो AOB, तो आप लिखना AOB कोमा। इसका नाम बोलो क्या है, y का BOC या COB।
तो आप इसको लिख देना BOC। दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों आसन कोण है। भाई कैसे कोण है? आसन कोण है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो ऐसे दो कोण जिनके बीच में एक शीर्ष बिंदु और साथ में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, ऐसे दो कोणों का जो नाम होता है वो क्या होता है? आसन कोण होते हैं। अरे भाई ठीक है। और जो दूसरी भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती है। अरे भाई ठीक है। आप लिख सकते हैं दूसरी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा के क्या होता है? विपरीत होती है। अरे भाई ठीक है। ऐसी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे लिखे अपनी कॉपी में रैखिक युग्म। देखते हैं रैखिक युग्म क्या होता है। आगे चलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है? आपसे कहता है कि हमारे पास ना एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, ऐसे करके इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है। अरे किरण खड़ी है तो आपको दिख रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल गया, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल गई, तो दो कोण बनेंगे ये वाले। ये जो दो कोण बनेंगे हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, इन कोणों का नाम क्या होगा? आसन कोण। तो आपसे कहते हैं ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जब एक किरण एक रेखा पर स्थित हो, तो उस समय बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे रैखिक युग्म कहा जाता है। अरे भाई ठीक है, उसे रैखिक युग्म कहा जाता है। अरे भाई ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रैखिक युग्म। तो आप देख सकते हो दो कोण कौन से बन रहे हैं? ए बी पी। तो हमने इसको लिखा ए बी पी। फिर हमने लिखा ए बी क्यू, तो मैंने इसको लिखा ए बी क्यू। तो दोनों का जो योग है वो कितना आ गया? 180 डिग्री। अरे भाई ठीक है, एक रेखा थी, उसके ऊपर एक किरण है, दो आसन कोण बन रहे हैं, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और लिख लेना जो आपको बचपन में पढ़ाई गई थी। हमारे पास कोई भी एक रेखा है, इस रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं, सारे कोणों का जो योग होता है, सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहां से कोण बना, इसका नाम दे दिया 1, ये कोण बना 2, इसको नाम दिया 3 का, इसको नाम दिया 4 का, इसको 5 का, और इसको किसका? 6 का। ये सारे कोण एक ही रेखा पे अलग अलग किरणों द्वारा बनाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये रैखिक युग्म का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो कोण 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करोगे, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे भाई ठीक है, जो भी एक रेखा है उसके ऊपर जितने भी कोण बनते हैं, सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, जिसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपसे कहते हैं हमारे पास कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ऐसे करके, ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास पी क्यू है, इनके प्रतिच्छेद करने से आमने सामने कोण बनते हैं। जैसे देख लो, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, अगर मैं इसको एक का नाम दे रहा हूं, इसको दो का नाम दे रहा हूं, तो कोण एक और कोण दो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जो कोण एक है और जो कोण दो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है जी। ऐसे ही ये जो कोण तीन है और ये जो कोण चार है, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख है। इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, जब भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं, जब भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब भी कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आमने सामने बनने वाले कोणों को, तो आमने सामने बनने वाले कोणों को, आमने सामने बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख, जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अरे ठीक है, आप देख सकते हो ना, एक के बिल्कुल सामने दो है, तीन के बिल्कुल सामने चार है, तो कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख है, कोण तीन और कोण चार वो भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो आप अपनी 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से अपनी फेर कॉपी में लिखिए, क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा, छठा चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकता। और अगर ये आ गया तो छठा चैप्टर फूंक मार के उठ जाएगा, इतना नकली सा चैप्टर है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी बताइए, ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बम पटाखे फोड़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।